हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 20 मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक एंड चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है जीएसटी पैनल प्रपोजल्स नॉट बाइंडिंग। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पहले हम यहाँ पर जीएसटी काउंसिल डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A के अंडर बनाई गई है, तो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A। जीएसटी काउंसिल यहाँ पर रिकमेंडेशंस देती है टू द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यूज रिलेटेड टू जीएसटी। जीएसटी काउंसिल को यहाँ पर चेयर किया जाता है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल में और मेंबर्स होते हैं जैसे कि यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एंड मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। जीएसटी काउंसिल एक फेडरल बॉडी है। जीएसटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन लेने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। सेंटर गवर्नमेंट के पास यहाँ पर जो वेटेज है वोट्स का वो है 1/3, और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास वेटेज है वो है यहाँ पर 2/3। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279 है। कोई भी डिसीजन यहाँ पर मेजॉरिटी से लेने के लिए 3/4 ऑफ द टोटल वेटेड वोट्स चाहिए होते हैं। सेंटर के पास यहाँ पर वेटेज है 1/3, और यहाँ पर स्टेट के पास जो है वो है यहाँ पर 2/3। तो वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है दैट जीएसटी पैनल प्रपोजल्स नॉट बाइंडिंग। तो फेडरलिज्म जो इंडिया में है वो ऐसा डायलॉग है जिसमें स्टेट्स और सेंटर जो है हमेशा इंगेज रहे, लेकिन यूनियन को थोड़ा हाई पेडेस्टल पर रखा गया। वो इसीलिए रखा गया जिसकी वजह से क्योस ना क्रिएट हो। अगर सबको इक्वल पावर दे दी जाएगी स्टेट्स और यूनियन को, तो हो सकता है कि उसकी वजह से यहाँ पर क्योस क्रिएट हो जाता। तो फेडरलिज्म इन इंडिया इज अ डायलॉग इन विच द स्टेट्स एंड द सेंटर कॉन्स्टेंटली इंगेज इन कॉन्वर्सेशंस, एंड दो द कॉन्स्टिट्यूशन कन्वर्ट्स द यूनियन विद a higher share of power in certain situations to prevent chaos and provide security, लेकिन उसके बाद भी जो स्टेट्स हैं वो रेजिस्ट कर सकते हैं द मैंडेट्स ऑफ द यूनियन बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्रूव करता है कि इस तरीके से आप यहाँ पर जो है रेजिस्ट कर सकते हो, तो आप उतना ही कर सकते हो। It is not imperative that one of the federal units must always possess a higher share of power over the other units। अब ये केस गया कैसे सुप्रीम कोर्ट में? तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर क्वॉश कर दिया था, सेंट्रल नोटिफिकेशन, जो कि यहाँ पर लेवाई करता था आईजीएसटी ऑन इम्पोर्टर्स फॉर ओशियन फ्रेट। तो फिर ये यहाँ पर जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल कांट बी बाइंडिंग ऑन द सेंटर एंड द स्टेट्स। फिर यहाँ पर आर्टिकल 246A की बात की गई है, और आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट करता है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हैं दोनों के पास साइमल्टेनियस पावर है टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। और जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिकमेंडेशंस जो यहाँ पर काउंसिल देती है वो यहाँ पर प्रोडक्ट हैं ऑफ अ कोलैबोरेटिव डायलॉग इन्वॉल्विंग द यूनियन एंड द स्टेट्स। अगर हम देखें तो काउंसिल में अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर है। 2/3 जो वोटिंग शेयर है वो यहाँ पर स्टेट्स का है, और यहाँ पर जो 1/3 वोटिंग शेयर है वो यहाँ पर यूनियन का है। और इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो हो सकता है कि सेंटर में जो यहाँ पर पार्टी हो वो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स में ना हो। If the states have been conferred lesser power, they can still resist the mandates of the union, लेकिन उसी डिजाइन में जो कि यहाँ पर परमिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। सच कॉन्टेस्टेशन फर्दर्स बोथ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। द फेडरल सिस्टम द कोर्ट सेड इज अ मीन्स टू अकोमोडेट द मीन्स ऑफ ए। अब इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर फेडरलिज्म लाया गया था। द कोर्ट सेड दैट डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। फिर यहाँ पर कोर्ट ने ये बताया कि क्यों काउंसिल के रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है। तो कोर्ट ने पहले यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 279B को डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि आर्टिकल 279B बाय विच अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी वाज प्रपोज्ड टू बी सेट अप टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट रेफर टू इट बाय अ स्टेट एंड द सेंटर। और यहाँ पर इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 279 जो कि प्रोवाइड करता है जीएसटी काउंसिल कोई एक मैकेनिज्म बनाएगी टू एडजुडिकेट ऑन एनी डिस्प्यूट जो कि अराइज होगा जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन की वजह से। तो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन की वजह से अगर यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पर एक मैकेनिज्म तैयार करेगी टू एडजुडिकेट ऑन एनी डिस्प्यूट। अब सेंटर का ये कहना है अगर काउंसिल के डिसीजन बाइंडिंग नहीं होंगे और सिर्फ रिकमेंडेशंस होंगे तो इसकी वजह से जीएसटी स्ट्रक्चर जो है पूरा कोलैप्स हो सकता है। तो सेंटर हैड कंटेंडेड दैट इफ द काउंसिल कांट मेक बाइंडिंग रिकमेंडेशंस द जीएसटी स्ट्रक्चर वुड कोलैप्स एज ईच स्टेट वुड देन लेवाई अ कन्फ्लिक्टिंग टैक्स, और जिसकी वजह से कलेक्शन मैकेनिज्म में भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। फिर यहाँ पर बताया गया है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स which will recommend and based on its recommendations we have created our laws on GST। तो यहाँ पर यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी का ये कहना है कि जो आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जीएसटी काउंसिल में यहाँ पर जो 1/3 वोटिंग शेयर है वो यहाँ पर यूनियन के पास है, 2/3 स्टेट्स के पास है, और यहाँ पर कोई भी डिसीजन 3/4 से लिया जाता है।
Adding that Section 9 of the CGST Act clearly states that the tax rate decision should be based on the recommendation of the council। तो ये यहाँ पर सेंटर का स्टैंड है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। यूजीसी कॉमन टेस्ट फॉर एंट्रेंस टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज टू, लेकिन वो मस्ट नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अनाउंस किया है जो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए भी यहाँ पर CUET जैसा एग्जाम होगा, लेकिन ये मस्ट नहीं है फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो डिसीजन टू एक्सपेंड CUET टू इंक्लूड PG कोर्सेज इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल पुश टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इस टेस्ट को कौन कराएगा? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। फिर यहाँ पर गगनयान की बात की गई है। तो कंट्रीज फर्स्ट मेन्ड फ्लाइट टू स्पेस इन 2024। तो कंट्रीज फर्स्ट मेन्ड फ्लाइट टू स्पेस इन 2024 ये पहले होने वाला था, लेकिन कोविड पैंडेमिक हो गया जिसकी वजह से डिले हो गया गगनयान। तो ये इसरो का प्रोजेक्ट है गगनयान। फिर यहाँ पर बताया गया है कि स्पेस का यूज़ कैसे हो सकता है। फॉर इंस्टेंस जो 3D प्रिंटिंग है ऑर्गन्स की इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर्स दैट विल शिफ्ट टू स्पेस इन द फ्यूचर, क्योंकि जीरो ग्रेविटी एक परफेक्ट कंडीशन है ऑर्गन्स को ग्रो करने की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है। लास्ट वीक इसरो ने क्या कैरी किया था? तो इसरो ने HS-200 रॉकेट बूस्टर इन श्रीहरिकोटा एज अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ गगनयान। तो HS-200 रॉकेट किससे रिलेटेड है? गगनयान से। तो इसरो ने यहाँ पर लॉन्च किया था HS-200 रॉकेट बूस्टर इन श्रीहरिकोटा एज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ गगनयान। तो मिशन क्या करेगा गगनयान का मिशन? तो इट विल कैरी 3 इंडियंस इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पर गगनयान क्या करेगा? यहाँ पर 3 इंडियंस को लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाएगा। तो स्पेस का यूज़ किस लिए हो सकता है? तो 3D प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स के लिए जो स्पेस है वो बहुत वाइबल ऑप्शन है। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। मोदी बाइडेन विल मीट इन जापान ऑन क्वाड समिट। तो क्वाड समिट जापान में होगी नेक्स्ट वीक में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल मीट US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन May 24 एज बोथ लीडर्स विल बी ट्रैवलिंग टू जापान फॉर क्वाड लीडर समिट। इसके अलावा जो बाइडेन है वो यहाँ पर अनाउंस करेंगे a new and ambitious economic initiative for the region, the Indo-Pacific Economic Framework। तो Indo-Pacific Economic Framework यहाँ पर जो बाइडेन है वो लॉन्च करेंगे, जो कि यहाँ पर इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है उनको टैकल किया जा सके। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। फिर यहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। तो कमिटमेंट्स ऑन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मस्ट बी मेट, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना है that BRICS must live up to its commitments on sovereign equality, territorial integrity and international law। His remarks at the BRICS foreign ministers meeting came amid the Russian invasion of Ukraine। तो यहाँ पर रशिया ने इन्वेट किया है यूक्रेन में। तो इंडिया का यही स्टैंड है दैट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी रिस्पेक्टेड। फिर हमारा जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, तो न्यू दिल्ली हैज़ कंसिस्टेंटली अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवर्निटी। तो यहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग है। ब्रिक्स में यहाँ पर 5 कंट्रीज है। ब्रिक्स की एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि यहाँ पर फोर्टालेजा समिट के बाद बनी थी। अब हम आगे चलते हैं। टाइज ऑन होल्ड दिल्ली एंड काबुल ट्रेड वाया दुबई। अब तालिबान ने जब से टेक ओवर किया था अफगानिस्तान का, तो उसके बाद से हमने तो यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेड है वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका था। तो द chaos दैट फॉलोड द तालिबान टेक ओवर ऑफ काबुल इन अगस्त लास्ट ईयर सॉ इंडिया शटिंग डाउन इट्स मिशन। फिर हमने अपनी एम्बेसी भी वहाँ पर बंद कर दी थी। तो विद द कंट्रीज इकोनॉमी इन शैम्बल्स एंड डिप्लोमेटिक टाइज सस्पेंडेड, इंडिया हैज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान रिजीम। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड है, ट्रेड वापस से शुरू हो रहा है और यहाँ पर दुबई के रूट के थ्रू यहाँ पर ट्रेड शुरू किया जाएगा। तो अफगानिस्तान हैज़ बीन अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन शुगर। तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं शुगर, और हम अफगानिस्तान से क्या इंपोर्ट करते हैं? तो ड्राइड फ्रूट्स और अफगान स्पाइसेस को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। एंड इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ अफगान स्पाइसेस एंड ड्राइड फ्रूट्स। द तालिबान टेक ओवर टुक प्लेस व्हेन अफगानिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग अ बम्पर क्रॉप ऑफ ड्राइड फ्रूट्स। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो पूरा ट्रेड है वो बंद हो गया, लेकिन अब वापस से ट्रेड स्टार्ट होगा वाया द दुबई रूट। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हाइपर लूप की बात की गई है। तो इंडियन रेलवेज और IIT मद्रास मिलकर क्या बनाएंगे? एक जॉइंट मिशन है टू डेवलप इंडियाज ओन हाइपर लूप। हाइपर लूप क्या करता है? तो बेसिकली ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो ट्रैवल है वो एरोप्लेन लाइक स्पीड्स पर हो सकता है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन लाइक स्पीड्स यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है। ये किसका जॉइंट मिशन है? तो इंडियन रेलवेज और IIT मद्रास का है। अब हाइपर लूप जो है वो बहुत कम एनर्जी रिक्वायर करता है। तो इट्स द हाइपर लूप्स लो एनर्जी रिक्वायरमेंट दैट हैज़ ड्रॉन दैट द रेलवे टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट। वर्जिन हाइपरलूप फैसिलिटी US में है, लेकिन वर्जिन हाइपरलूप फैसिलिटी जैसा ही हम कुछ बनाएंगे, लेकिन कॉस्ट में हमारा बहुत कम होगा। तो व्हेन कंप्लीट इट विल बी एट पार विद द वर्जिन हाइपरलूप फैसिलिटी इन द US इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, बट विल सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट। जो यहाँ पर 70 IIT मद्रास के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने यहाँ पर आविष्कार हाइपरलूप के ऊपर काम शुरू किया था। तो आविष्कार हाइपरलूप हैज़ बीन वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी सिंस 2017। तो हाइपरलूप क्या करता है? तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन लाइक स्पीड्स के ऊपर ट्रैवल हो सकता है। ये किसका प्रोजेक्ट है? तो इंडियन रेलवेज प्लस IIT मद्रास का जॉइंट मिशन है। द लॉन्ग वॉर ये नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। कोर्ट्स मैसेज ये हम डिस्कस करेंगे।
तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है परारीवलन केस में, और आर्टिकल 142 यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और स्पेशल पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कोई भी डिग्री पास कर सकता है कंप्लीट जस्टिस को करने के लिए। फिर यहाँ पर परारीवलन का केस डिस्कस किया गया है कि टाडा कोर्ट ने यहाँ पर डेथ सेंटेंस दे दी थी, फिर वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपील किया था। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो डेथ पेनल्टी थी उसको कम्यूट कर दिया था टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर परारीवलन ने सबमिट की एक प्ली टू द तमिलनाडु गवर्नर सीकिंग रिलीज अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 161 जो है यहाँ पर गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स होती हैं 161 में। वेन दिस पिटीशन फेल ऑन डेफ ईयर्स, लेकिन यहाँ पर जब सबमिट किया गया गवर्नर को आर्टिकल 161 के अंतर्गत गवर्नर की यहाँ पर पार्डनिंग पावर्स को लेकर, तो यहाँ पर गवर्नर ने 2.5 साल तक कोई डिसीजन नहीं लिया। फिर उसके बाद क्या किया, इस मैटर को यहाँ पर रेफर कर दिया गया टू द प्रेसिडेंट। लेकिन इस बीच में जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइस किया था यहाँ पर गवर्नर को कि आप यहाँ पर मर्सी ग्रांट कर दो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर गवर्नर ने मर्सी ग्रांट नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ये दिया है कि जो भी यहाँ पर स्टेट कैबिनेट डिसीजन देगा टू द गवर्नर वो यहाँ पर बाइंडिंग होगा। तो डेज आफ्टर दिस डायरेक्टिव द देन AIADMK गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु रिकमेंडेड द रिलीज ऑफ ऑल द कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। फिर वेंसडे में इट्स रूल्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स एडवाइस टू द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू रेमिशन प्लीज अंडर आर्टिकल 161 इज बाइंडिंग। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी आया है कि यहाँ पर जो भी स्टेट कैबिनेट डिसीजन देगा वो गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होगा। गवर्नर यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन से एक्ट नहीं कर सकता है। इट्स रूल दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स एडवाइस टू द गवर्नर विद रिस्पेक्ट टू रेमिशन प्लीज अंडर आर्टिकल 161 इज बाइंडिंग। और यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी मैटर को प्रेसिडेंट को रेफर करने की। अगर यहाँ पर स्टेट कैबिनेट ये कह रहा है कि आपको रेमिशन दे देना चाहिए तो आपको यहाँ पर रेमिशन दे देना चाहिए। तो वर्डिक्ट रीअफर्म्स द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीज पॉलिटी। जो गवर्नर है वो यहाँ पर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट में, एजेंट ऑफ द सेंटर भी गवर्नर को कहा जाता है। तो दिस शुड सेंड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू गवर्नर्स इन सेवरल स्टेट्स, जो कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन को स्टोन वॉल करने की कोशिश करते हैं, वो उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो नीट का बिल है वो यहाँ पर पेंडिंग है और यहाँ पर गवर्नर एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो रिसेंट फ्रिक्शन बिटवीन द टू अथॉरिटीज इन तमिलनाडु ओवर द नीट एग्जाम इज अ केस इन पॉइंट। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर लगभग 20 बिल्स और स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस जो हैं यहाँ पर तमिलनाडु के गवर्नर के डिसीजन का वेट कर रहे हैं और वो यहाँ पर असेंट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइस होगी गवर्नर को वो यहाँ पर बाइंडिंग होगी, तो हो सकता है इसके बाद जो गवर्नर है वो यहाँ पर असेंट देना शुरू कर दे और ये जो वर्डिक्ट है, ये जो बिकरिंग चल रही है, इसको एक एंड पर लेकर आ जाए। तो आइए आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बस यही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन है वो यहाँ पर बाइंडिंग होते हैं और यहाँ पर गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन पर एक्ट नहीं कर सकता है। जो ये नेक्स्ट है एन अनकाइंड स्टेट, ये भी उसी केस पर है, परारीवलन के केस पर। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया और यहाँ पर AG परारीवलन को रिलीज कर दिया गया है। आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी असाइलेंट्स को ट्राई किया गया था अंडर द टाडा एक्ट, तो टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट 1987। अब टाडा एक्ट में अगर इन कैमरा ट्रायल हुआ था टाडा एक्ट के अंतर्गत, अब एक्ट जो है टाडा एक्ट वो अलाउ करता था कि अगर कन्फेशन आपने किसी पुलिस ऑफिसर के सामने किया है जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सुपरिटेंडेंट, तो ये जो कन्फेशन है ये एविडेंस के रूप में माना जाएगा कोर्ट में। तो द एक्ट ऑल्सो अलाउड कन्फेशंस मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सुपरिटेंडेंट एज एडमिसिबल इन एविडेंस इन कंट्रास्ट टू द ट्रायल फॉर ऑफेंसेस अंडर द IPC। जबकि IPC में ऐसा नहीं होता है, लेकिन टाडा में ऐसा था कि अगर आपने कोई भी कन्फेशन इन कैमरा दिया है टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सुपरिटेंडेंट, तो उसको यहाँ पर एविडेंस की तरह एडमिसिबल होगा वो कोर्ट में। दे पटिशन द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु फॉर मर्सी अंडर आर्टिकल 161। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 161 में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है कि जो भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन होंगे और जो भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर एडवाइस करेगी वो यहाँ पर गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होगा। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने रूल किया था दैट गवर्नर कांट एक्सरसाइज द पावर ऑफ पार्डन विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मद्रास हाईकोर्ट ने इससे पहले भी ये बात रूल की है, जो गवर्नर है यहाँ पर अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। 1978 में पार्लियामेंट ने CRPC को अमेंड किया और एक इंट्रोड्यूस किया सेक्शन 433A बाई विच इन सच केसेस प्रिजनर्स जो है उनको रिलीज नहीं किया जा सकता प्रिजन से अनलेस दे हैड सर्व्ड अ मिनिमम ऑफ 14 ईयर्स इन प्रिजन। फिर परारीवलन और 2 अदर कन्विक्ट्स ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को विद अ मर्सी प्ली अंडर आर्टिकल 72 अप्रोच किया। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर है वो यहाँ पर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है। फिर तमिलनाडु ने यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया और प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया टू ग्रांट पार्डन टू द 7 अक्यूज्ड। फिर यहाँ पर जब प्रेसिडेंट को बात की गई, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसके बाद कोई डिसीजन नहीं लिया और 2 प्रेसिडेंट्स ने यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया। फिर यहाँ पर जो प्रतिभा पाटिल जी थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो केसेस वर ट्रांसफर टू द सुप्रीम कोर्ट विच डिसाइडेड दैट प्रेसिडेंट्स एक्शन इन नॉट कंसिडरिंग द मर्सी प्ली विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो मैंने आपको बताया कि 2 प्रेसिडेंट्स ने कोई डिसीजन नहीं लिया और यहाँ पर जो 3rd प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया।
तो बेसिकली जो प्रिजनर को मेंटल अग्नि हुई होगी इतने ज़्यादा टाइम तक, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला इट वॉज अ फिट केस फॉर कम्यूटिंग देयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर जो इनका सेंटेंस था डेथ पेनल्टी का वो यहाँ पर चेंज कर दिया गया टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मीनवाइल ऑन February द तमिलनाडु कैबिनेट एडवाइज द गवर्नर टू ग्रांट रिप्राइव टू ऑल 7 अक्यूज। तो यहाँ पर तमिलनाडु कैबिनेट ने क्या एडवाइस किया गवर्नर को कि आप रिप्राइव दे दो टू ऑल 7 अक्यूज। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो तमिलनाडु के गवर्नर थे वो यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहे थे। तो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कांट सिट ऑन द स्टेट्स रिकमेंडेशन ऑन द रिलीज ऑफ ऑल 7 लाइफ कन्विक्ट्स इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। जो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। तो किसी भी आप एक पर्सन को एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार सजा नहीं दे सकते हुए आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है। ऑन द सेम डे द स्टेट कैबिनेट एडवाइज द गवर्नर कि आप रिप्राइव दे दो, यहाँ पर जो 7 अक्यूज्ड हैं उन सबको आप यहाँ पर रिप्राइव दे दो। लेकिन उसके बाद भी गवर्नर ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया और 2.5 साल तक यहाँ पर गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद गवर्नर ने यहाँ पर प्रेसिडेंट को मैटर रेफर कर दिया। फिर ये जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में गया, तो इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट द अथॉरिटी जो पार्डन ग्रांट करने की वो यहाँ पर गवर्नर के पास है और गवर्नर यहाँ पर बाउंड है बाय द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कोर्ट ऑल्सो रूल्ड दैट द एक्शन ऑफ द गवर्नर इन डिलेइंग द मैटर फॉर मोर देन 2.5 ईयर्स ये अनएक्सेप्टेबल था। फिर यहाँ पर कोर्ट्स ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज़ किया अंडर आर्टिकल 142 और यहाँ पर रिलीज प्रोवाइड कर दी। फिर यहाँ पर ऑथर ने कंक्लूजन ये बताया है जो इंडिया का पेनल सिस्टम है वो यहाँ पर रिफॉर्मेटरी है ना कि रिट्रीब्यूटिव है। तो रिफॉर्मेटरी यहाँ पर इंसान को रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया ऑन द इशू बाय स्टेटिंग अ बार्बरिक क्राइम डज नॉट हैव टू बी विजिटेड विद बार्बरिक पेनाल्टी और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके यहाँ पर रिलीज प्रोवाइड कर दी है। तो हमने एक बार केस डिस्कस कर लिया क्योंकि ये केस बहुत बार आर्टिकल्स में आएगा, तो वंस एंड फॉर ऑल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड है अ रिग्रेसिव एक्सेप्शन। सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी रेप को डिफाइन करता है। तो रेप क्या होता है? व्हेन अ मैन हैज सेक्स विद अ वुमेन विदाउट हर कंसेंट। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन है टू सेक्शन 375 जो कि ये कहती है कि अगर ये रेप जो है बेसिकली अगर सेक्स विमेन जो है वो उसकी वाइफ है, अगर बिना कंसेंट के होता है तब इसको यहाँ पर रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हाउएवर एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 प्रोवाइड्स दैट इट इज़ नॉट रेप फॉर अ हस्बैंड टू हैव सेक्स विद हिज वाइफ रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट। तो इसको ही लेकर यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया था, तो यहाँ पर एक जस्टिस थे उनका ये कहना था दैट मैरिटल रेप एक्सेप्शन वॉलेट द राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और यहाँ पर कोई भी रीजनेबल बेसिस नहीं है डिस्टिंग्विश करने के लिए बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन। तो मैरिज इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स और मैरिज का ये मतलब नहीं है जो वुमेन है वो अपनी एजेंसी को फोरफीट कर देती है, अपनी सेक्सुअल ऑटोनॉमी को फोरफीट कर देती है। तो इट इज नो आंसर टू से दैट अ मैन हु रेप्स हिज वाइफ मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर अदर ऑफेंसेस सच एज क्रुएलिटी। तो यहाँ पर रेप को कॉल आउट करना चाहिए कि ये रेप ही है। लेकिन यहाँ पर दूसरे जज थे उनका ये कहना था दूसरे जज से इनका ये कहना था फर्स्ट द जज हेल्ड दैट इट इज द रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट टू अज्यूम दैट अ हस्बैंड हु हैज सेक्स विद हिज वाइफ विदाउट हर कंसेंट कमिट्स रेप। तो आप इसको रेप कंसिडर ही नहीं कर सकते और इसकी वजह से जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर डीस्टेबलाइज हो जाएगा। That marriage to a status that is anachronistic, the judge held that the marital rape exception was aimed at preservation of marital institution। तो अगर यहाँ पर marital rape को constitutionally upheld किया जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो marriage as an institution है वो यहाँ पर destable हो जाएगा। तो is it the policy of the law that marriage is to be preserved at all cost? तो यहाँ पर ऑथर ने ये क्वेश्चन उठाया है कि लॉ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो सही हो उसको अपहेल्ड करना, या लॉ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैरिज को अपहेल्ड करना। तो इवन व्हेन अ मैन हैज नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद हिज वाइफ। तो यहाँ पर थर्ड द जज रिजेक्टेड द चैलेंज टू द मैरिटल रेप एक्सेप्शन बेस्ड ऑन द राइट टू इक्वालिटी ऑन द स्पूरियस assumption that the impact on a woman who is raped by her husband can't be equated with the impact of a woman who is raped by a stranger। तो ये जजमेंट था, जजमेंट हम इससे पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम ही चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो फिनलैंड और स्वीडन है ये यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन टर्की ने इनके ज्वाइनिंग को ब्लॉक कर दिया ये कहते हुए कि ये लोग जो हैं ये लोग यहाँ पर कर्दिश मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनको ब्लॉक किया जा रहा है। जो यूक्रेन है मेजर वीट एक्सपोर्टर है, लेकिन जो यूक्रेन है वो वीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता अब यूक्रेन। तो बट रशियन वॉरशिप्स हैव मेड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्लैक सी पोर्ट्स सच एज इन ओडेसा इन सदर्न यूक्रेन इम्पॉसिबल। तो जिसकी वजह से हमें वीट के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अब श्रीलंका में एक 21st अमेंडमेंट लेकर आया जाएगा। 21st अमेंडमेंट क्या करेगा? तो 21st अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट की पावर्स है वो यहाँ पर सारी खत्म कर देगा और प्रेसिडेंट सिर्फ एक यहाँ पर एक सेरेमोनियल हेड बनकर रह जाएगा। तो 21st अमेंडमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एनल द 20A इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच गिव्स अनफेटेड पावर्स टू प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की पावर ले ली जाएगी और प्रेसिडेंट यहाँ पर सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड रह जाएगा। आगे चलते हैं। नेटो एक्सपेंशन एंड रशिया, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो फिनलैंड और स्वीडन ने यहाँ पर फॉर्मली अप्लाई कर दिया है कि ये लोग यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
अब फिनलैंड और स्वीडन यहाँ पर ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिनलैंड है वो रशिया के साथ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर अगर 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करेगा और बॉर्डर में अगर यहाँ पर नेटो की फोर्सेज आ जाएंगी तो यहाँ पर रशिया जो अटैक कर सकता है, हो सकता है रशिया को थ्रेटन फील हो, जैसे यूक्रेन को लेकर थ्रेटन फील हुआ और यहाँ पर रशिया अटैक कर सकता है। इन एडिशन स्वीडन्स आइलैंड ऑफ गॉटलैंड इन द मिडिल ऑफ द बाल्टिक सी वुड गिव नेटो ए स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। फर्दर मोड अगर स्वीडन और फिनलैंड यहाँ पर नेटो को ज्वाइन करेंगे तो बेसिकली जो पूरा एरिया है यहाँ पर वेस्टर्न सिक्योरिटी लाइन्स हमें देखने लगेगी, जैसे कि फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन। अगर हम देखिए तो फिनलैंड जो है हमेशा से फिनलैंड न्यूट्रल रहा है। कोल्ड वॉर के टाइम में भी यहाँ पर फिनलैंड न्यूट्रल रहा है और बाद में यहाँ पर फिनलैंड ने एक डिफेंस अलायंस साइन की थी विद द सोवियत यूनियन, जिसको कि कहा गया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर फिनलैंड है उसने अपना न्यूट्रल स्टांस चेंज किया है और फिनलैंड का ये कहना है कि हम यहाँ पर नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया, उसके वजह से इन्होंने इतना थ्रेटन फील किया कि इन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो रशिया का पर्पस था कि और कंट्रीज नेटो में ना आए, तो वो पर्पस एक पूरी तरीके से डिफीट हो चुका है। स्वीडन ने हमेशा से न्यूट्रलिटी को इंश्योर किया है, लेकिन स्वीडन ने 1990s के दौरान अपनी न्यूट्रलिटी को शेयर कर दिया था जब स्वीडन इन्वॉल्व हुआ था विद नेटो इन इट्स मिशन इन बॉस्निया, अफगानिस्तान एंड लीबिया। अब पुतिन का रिस्पांस क्या है? तो पुतिन का ये कहना है कि पुतिन तब तक यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे जब तक नेटो फोर्सेज उनके बॉर्डर पर आकर खड़ी नहीं होंगी। तो भले ही यहाँ पर नेटो ज्वाइन कर लें स्वीडन और फिनलैंड, लेकिन अगर फोर्सेज जो हैं बॉर्डर पर आकर खड़ी नहीं होंगी तब तक जो पुतिन है वो यहाँ पर अटैक नहीं करेंगे। अब मेंबरशिप प्रोसेस, तो मेंबरशिप में यहाँ पर जो टर्की है वो ब्लॉक कर रहा है। टर्की का ये कहना है कि आप यहाँ पर कुर्ड्स को सपोर्ट करते हो। अब कुर्ड्स कौन है? तो बेसिकली ये लोग लड़ाई कर रहे हैं एक सेपरेट कुर्दिस्तान की, जिसमें कि कुर्दिश एरियाज आएंगे इन टर्की, इराक, ईरान एंड सीरिया। तो यहाँ पर जो टर्की है वो इनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मानता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो फिनलैंड और स्वीडन है वो इनको सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से टर्की इनकी मेंबरशिप को ब्लॉक करना चाहता है। आगे हम चलते हैं फ्यूल ब्लेंडिंग, न्यू टारगेट चैलेंजेस आए हैं। तो 10% फ्यूल ब्लेंडिंग के टारगेट को हमने अचीव कर लिया है, 9.99% के टारगेट को हमने अचीव कर लिया है। तो नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स 2018 में आई थी। इसका की फीचर क्या है? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, कि हम यहाँ पर पेट्रोल और डीजल में क्या करेंगे? इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ सेकंड जनरेशन इथेनॉल, रेजिंग कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल एडिटिव्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फीड स्टॉक। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑयल में क्या कर रहे हैं? हम इथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं। तो ब्लेंडिंग प्रोग्राम एम्स टू रिड्यूस द ऑयल इंपोर्ट बिल एंड टू मेक फ्यूल एनवायरमेंट फ्रेंडली। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मैंडेट किया गया कि आपको यहाँ पर इथेनॉल खरीदना पड़ेगा फॉर शुगर मिल्स, और उनके पेमेंट्स को आपको 21 दिनों में क्लियर करना पड़ेगा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मैंडेट किया गया कि आप यहाँ पर इथेनॉल खरीदोगे फ्रॉम शुगर मिल्स, जहाँ पर शुगर मिल्स इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, और उनको आपको 21 दिनों में यहाँ पर पेमेंट क्लियर करनी पड़ेगी। मई 8 को हमने यहाँ पर टारगेट अचीव कर लिया है 9.90 इथेनॉल ब्लेंडिंग का, और ये टारगेट जो है हमें यहाँ पर 20% तक अचीव करना है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये यहाँ पर ब्रिक्स की है। तो इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक ऑपरेटेड बाय द ब्रिक्स स्टेट। ब्रिक्स में यहाँ पर 5 कंट्रीज आते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स लीडर्स ने यहाँ पर एग्री किया था 5th ब्रिक्स समिट में इन दरमन, साउथ अफ्रीका। फिर 2014 में 6th ब्रिक्स समिट हुई एट फोर्टालेज़ा, ब्राज़ील, और जहाँ पर यहाँ पर ब्रिक्स बैंक की बात की गई। जो बैंक का हेडक्वार्टर्स है ये शंघाई, चाइना में है। 2018 में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला इन द UNGA। अब वोटिंग कैसे होती है? तो यहाँ पर सब का इक्वल वोट है, तो 1 मेंबर 1 वोट। वर्ल्ड बैंक की तरह नहीं है कि आपने जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया आपकी सिर्फ उतनी ही वोटिंग होगी। तो अनलाइक द वर्ल्ड बैंक विच असाइंस वोट्स बेस्ड ऑन कैपिटल शेयर, न्यू डेवलपमेंट बैंक में हर पार्टिसिपेंट कंट्री को यहाँ पर 1 वोट मिला है, एंड नन ऑफ द कंट्रीज विल हैव वीटो पावर। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।